अरस्तु के संपत्ति संबंधी सिद्धांत। अरस्तु निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा, राजनीतिक क्षेत्र में उन्हीं उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में निम्नलिखित आधार प्रस्तुत करता है। पहला, जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने पर ध्यान देगा। अरस्तु ने इस तर्क में निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ दिया। दूसरे में क्या कहता है कि प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। तीसरा, परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। चौथा, निजी संपत्ति सदजीवन का एक आवश्यक साधन है, जैसे निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते हैं। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि सभी लोग संपत्ति से प्रेम करते हैं। छठे में कहता है कि निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्ति विहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, इसलिए सभी व्यक्ति के पास संपत्ति होना जरूरी है। जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंधन करना जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग ले सकते हैं। अरस्तु जो है वह निजी संपत्ति के औचित्य को स्वीकार करता है, किंतु वह संपत्ति को एक साधन मात्र मानता है। उसके अनुसार संपत्ति की कुछ सीमाएं भी हैं। उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितनी उसने समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय। अरस्तु असीमित संपत्ति का समर्थक नहीं है। इस आधार पर संपत्ति प्राप्त करने के दो रूप बताए, एक प्राकृतिक आधार बताया है, एक अप्राकृतिक अधिकार बताया है। प्राकृतिक उपाय क्या होता है कि वह होता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन और शिकार को आवश्यक या प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत रखा जा सकता है। और अप्राकृतिक साधन किसे मानता है, तो अप्राकृतिक साधन उसे मानता है जो व्यापार के करने के नाम से संपत्ति प्राप्त किया जाता है। व्यापार के नाम से जो संपत्ति प्राप्त की जाती है उसका उद्देश्य होता है संपत्ति का संग्रह करना। तो इन बातों के बारे में अरस्तु कहता है कि ये गलत बात होती है। जैसे धन कमाने के उपाय में ब्याज लेना सबसे अधिक अप्राकृतिक माना जाता है। संपत्ति का वितरण अरस्तु किस प्रकार से करता है, तो अरस्तु धन को दूषित वितरण और आर्थिक विषमता से जनसंतोष में क्रांति आती है। इस वजह से वह आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 3 वैकल्पिक उदाहरण बताता है। जैसे पहला है कि संपत्ति जो व्यक्तिगत होनी चाहिए, किंतु इस व्यक्तिगत संपत्ति का उपभोग क्या होता है, सामूहिक होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो लेकिन संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत हो। संपत्ति सामूहिक हो लेकिन उसका उपयोग भी सामूहिक हो। तो इस तरह से 3 रूप वह बताता है। अरस्तु कहता है कि निजी स्वामित्व से आर्थिक और नैतिक लाभ प्राप्त होते हैं। सामान्य उपभोग से राज्य में एकता की भावना का संचार होता है। अरस्तु एक प्रकार का सामान्यवादी विचारक है। उसकी समन्वयवादिता उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा से विशेषता देखी जा सकती है। भोलानाथ शर्मा अरस्तु की राजनीति पुस्तक में कहते हैं कि निजी संपत्ति की वकालत करने में अरस्तु घोर व्यक्तिवादी है, किंतु इसके साथ ही वह रीति रिवाज तथा कानून और संपत्ति को नियंत्रित करना चाहता है। उसके समान उपभोग की व्यवस्था करता है, उसके संग्रह की सीमाएं निर्धारित करता है और इस दृष्टि से वह समाजवादी कहा जा सकता है। इस प्रकार वह व्यक्तिवाद तथा समाजवाद जैसी 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाता है। अरस्तु परिवार के बारे में क्या कहता है, तो अरस्तु प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार यह नितांत अप्राकृतिक और उपहासास्पद है। अरस्तु परिवार संस्था को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानता है। अरस्तु कहता है कि परिवार विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। अरस्तु कहता है परिवार का आधार विवाह है। अरस्तु स्त्री और पुरुष में समानता में विश्वास नहीं करता। अरस्तु कहता है कि पुरुष का विशेष गुण आदेश देना और स्त्री का विशेष गुण है आदेश का पालन करना। अरस्तु स्वस्थ संतानों की उत्पत्ति के लिए विवाह का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक समझता है। स्त्री और पुरुष की आयु में 20 वर्ष के अंतर को उचित मानता है। विवाह के समय स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 37 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि अंगहीन तथा भद्दे अंगों वाली संतानों का पालन पोषण राज्य द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए।